बस बात नहीं। चलो ये क्या बना रहे हो? ठीक है, बेंजीन के लिए क्या ये बेंजीन के लिए क्या? एक ही ऐसे ही है, बेंजीन के लिए है सही में। वो तेरी गई। चलो बस काय की शीट? अच्छा कोई शीट दी थी क्या? आंसर है तुम्हारे पास के? आंसर ले लो उसके। बस बेटा शांत। शीट के आंसर ले लो। बात है बेटा। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, सेवन का, एट का, नाइन का, 10 का। अभी देख कर रहे हैं, आंसर ले लो पहले। 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17, 18 का, 19, 20 का, 21, 22 का, 23, 24, 25। आगरा। एक शीट दे देना मेरे को, एक शीट मेरे को दे दो। चलो डाउट पूछ लो सारे। हाँ जो नहीं आए पूछ लो। पहले 10 में बताओ। पांचवा, टू इंटीजर्स आर, थोड़ा बेटा बात कम करो। टू इंटीजर्स आर चूजन एट रैंडम एंड मल्टीप्लाइड, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज एन इवन इंटीजर। इस तरह से नहीं आया। दो इंटीजर्स हमने रैंडमली सिलेक्ट किए, तो गौर करना हर एक इंटीजर या तो 2 के फॉर्म का होगा या तो 2 के प्लस 1 फॉर्म का होगा। सोचो जरा, हर इंटीजर जो होगा या तो वो 2 के फॉर्म का होगा या वो 2 के प्लस 1 फॉर्म का होगा। मानते हो नहीं मानते? तो जरा सोचो, पहले इंटीजर को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 2। दूसरे इंटीजर को सिलेक्ट करने के तरीके? 2। इसला 2 तरीके कौन से? या तो 2 के फॉर्म का होता है या तो 2 के प्लस 1 फॉर्म का होता। और अगर हमें दोनों का प्रोडक्ट करके एक इवन नंबर चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? दोनों में से कम एक नंबर क्या हो? 2 के फॉर्म का हो। तो कौन से केस माइनस कर दूं? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं जब दोनों क्या हो जाए? 2 के प्लस 1 फॉर्म के। तो दोनों 2 के प्लस 1 फॉर्म के लेने के कितने तरीके? 1/2 1/2। क्या दिया आंसर? नहीं आएगा। बस ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस वो अगर दोनों 2 के प्लस 1 फॉर्म के हो जाते। तो अगर जब दोनों 2 के प्लस 1 फॉर्म के होते, वो वाले केस सेपरेट कर दो। नहीं? हाँ ना बेटा? क्या हो गया मधुर? फोकस करो बेटा। हाँ 9 का ये नहीं आया। एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं पढ़ा, नहीं आएगा, बोनस होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में नहीं पढ़ाया अभी। और बताओ 11वां, in a certain population 10% of people are rich, 5% are famous and 3% are rich and famous। बात नहीं करो। The probability that a person picked at random from the population is either famous or rich but not both। इस तरह से नहीं आया। वेन डायग्राम को जाएगा, ये कौन सा होगा? रिच। ये कौन सा होगा? फेमस। रिच कितने तुम्हारे? 0.1। ठीक है ना? 5% आर फेमस, तो 0.05 ये आएगा। एंड 0.03 ये आएगा। बोलो है ना? तो ये 0.1, ये 0.05। तो ये वाला कितना आएगा तुम्हारा? बोलो 0.1 कितना? 0.7।
ये कितना आएगा 0.02। क्या पूछा गया है? हाउ मच पॉपुलेशन इज आइदर फेमस और रिच बट नॉट बोथ। तो आइदर फेमस और रिच बट नॉट बोथ, तो ये वाला और ये वाला, तो 0.09, तो कितना आएगा 9% पॉपुलेशन आएगा। नहीं, ये क्यों नहीं आया रे? ये क्यों नहीं आया? और बताओ कौन सा? 18 इंडिपेंडेंट है क्या? अरे यार नुकसान हो गया, 18 नहीं आएगा अभी। कौन सा? 13 देखना, probability that an event will fail to happen is कितना 0.05। The probability that the event will take place on 4 consecutive occasions is, the probability that an event will fail to happen is 0.05. What is the probability that the event will take place on 4 consecutive occasions? तो इसमें क्या दिक्कत है? तो किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखी तुम्हारी? 0.05। तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? 0.95। तो 4 कंसेक्यूटिव ओकेजन्स में ये इवेंट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं? पहली बार में ये इवेंट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.95, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी ये हो जाए, थर्ड में भी हो जाए, फोर्थ में भी हो जाए, तो 0.95 की पावर कितना? 4। इससे नहीं आया था क्या? कितना आ रहा है? डेली आ रहा है, समझ गए ना? 4 बार हमने एक्सपेरिमेंट को किया और चारों बार ये इवेंट होना चाहिए, तो 0.95 इंटू 0.95 इंटू 0.95 इंटू 0.95। नहीं आया क्या? कुछ तो बोलो और बताओ, और बोलो। 20 23। A pair of fair dice is thrown independently 3 times. The probability of getting a score of exactly 9 twice. अच्छा क्वेश्चन है। What is the probability of getting a score of 9 exactly twice? तो गौर करना, अगर तुम 2 डाइस को अगर फेंकोगे तो सैंपल स्पेस कितना आएगा? 36। अगर हमें सम कितना चाहिए? 9। तो सम 9 लाने के तरीके क्या होते बताओ? 3 6 4 5 5 4 और कितना? 6 3। तो फेवरेबल केसेस कितने आते? 4। तो एक थ्रो में सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/9। पहले चला, अगर तुम एक पेयर ऑफ डाइस अगर फेंकोगे तो उसमें सम 9 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/9 है। तो सम 9 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8/9 होगी। पहले यहां तक आया। अब उसने क्या बोला गया है कि अगर हमने इस डाइस को कितनी बार रोल किया? 3 बार, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 2 बार 9 आया होगा? तो गौर करना, अगर तुम इस डाइस को 3 बार रोल करोगे तो 2 बार 9 लाना है। तो क्वेश्चन उठता है कौन से 2 बार, कौन से 2 थ्रो में सम 9 लाना है? 3C2। और उन 2 थ्रो में 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/9 इंटू 1/9। और बचा जो एक थ्रो होगा उसमें 9 नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8/9। तो ये कितना आएगा बताओ? 24/9 इंटू 9 इंटू 9। नहीं आएगा? तो 8/81। ये क्या? सॉरी 243 आएगा। ये चला, उसने कहा 3 में से 2 थ्रू में 9 आना चाहिए। पहला क्वेश्चन उठता है कौन से 2 थ्रू में? ये चला, तो उन 2 थ्रू में 9 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9। और जो थर्ड थ्रो होगा उसमें हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें 9 ना आ जाए। ऐसा हमने ध्यान क्यों रखना पड़ेगा? ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? एग्जैक्टली 2 बार 9 आना चाहिए, तो थर्ड बार में 9 नहीं आना चाहिए, ये भी तो हमें करवाना है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि थर्ड थ्रो में 9 ना आए। ये शायद गड़बड़ कर दिया होगा, नहीं है क्या? कुछ तो बोलो, पक्का? और भी है कोई? 17 देख लो। In a horse race, the odds in favor of 3 horses are 1:2, 1:3 and 1:4. Odds in favor है ना? तो पहले घोड़े की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ?
पहले घोड़े के ऑड्स इन फेवर 1:2 है, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात चल रही है तो नीचे क्या आता है? टोटल। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो टोटल कितना होगा? 3। दूसरे घोड़े के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान देना प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है, और थर्ड घोड़े के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स विल विन द रेस? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से कोई एक घोड़ा जीतेगा? तो या तो ए जीत जाए, या बी जीत जाए, या सी जीत जाए। सोचो, तुमसे ये पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए विंस और बी विंस और सी विंस? क्या इसका आंसर 1 आना चाहिए? क्या 1 क्यों नहीं आना चाहिए? 1 क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि और भी तो घोड़े दौड़ सकते हैं ना इस रेस में, जरूरी थोड़ी कि ये तीनों ही दौड़ रहे होंगे। वो तो हमें इन तीनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बट देखो इन तीनों का सम क्या 1 हो रहा है? क्या नहीं हो रहा ना? मैं इसका मतलब क्या है? रेस में और भी घोड़े दौड़ रहे होंगे। तो जरा बताओ, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला याद है? कितना होता था? कितना होता था? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, माइनस का कितना? माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का पी बी इंटरसेक्शन सी, माइनस का पी सी इंटरसेक्शन ए, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद है? पी ए पी बी और पी सी पता है कितना है? 1/3, 1/4 और 1/5। बोलो कुछ तो यार, तुम बस ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? What will be the value of P of A intersection B? पहले तो जरा सोचिए क्या कह रहा है। A intersection B माने क्या? A मतलब क्या था? हॉर्स A wins। B मतलब क्या था? हॉर्स B wins। तो A intersection B माने क्या होगा? कि हॉर्स A भी जीत गया हो और हॉर्स B भी जीत गया हो। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सोचो जरा, ये दोनों इवेंट्स ए बी सी, ये तीनों इवेंट्स, सोचो दीज 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जरा सोचने की कोशिश करो। अगर सोचो हॉर्स ए जीतेगा तो गारंटी है कि हॉर्स बी और हॉर्स सी नहीं जीत सकता। बोलो है ना? तो ये तीनों इवेंट्स आपस में सोचो कैसे थे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो सीधा आंसर कितना आएगा? बोलो 20, 15 और कितना? 12। तो 47 बाय कितना? 60। इसलिए 0 क्यों हुआ? इसको समझो क्या लिखा है कि हॉर्स ए भी जीत जाए एंड हॉर्स बी भी जीत जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो यार, पक्का? हेलो हेलो। चलो, याद रखा? और कोई क्या? एक करके पूछ रहे हो यार। 21 नहीं है थोड़ा सा यार, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या? There are 4 envelopes with addresses and 4 concerning letters. The probability that letter does not go into concerning proper envelope. Proper that the letter, कौन सा लेटर? मतलब कितने लेटर? क्या आएगा? 1 minus probability that all letter does not goes to correct envelope ना? हाँ, टोटल माइनस जब सारे सही जगह पहुंच जाएं। क्वेश्चन तो चेंज कर लेना। What is the probability that all the letter does not goes to concerning envelope? All the letters does not goes to corresponding envelope. All नहीं लिखा उसमें, वो स्मॉल कर लेना उसको। क्या हुआ? आज का ये क्या? पहले क्या है क्या? चलो, चला गया। और कोई? 8
8 में क्या है? Out of 30 consecutive numbers, 2 are chosen at random. What is the probability that their sum is odd? तो सारा क्वेश्चन नहीं आया यार. उनका सम ऑड कब आएगा? जब एक इवन नंबर हो और एक ऑड नंबर हो. तो एक इवन नंबर सेलेक्ट करने का कितना? 15c1. एक ऑड नंबर सेलेक्ट करने का कितना? 15c1. और दो नंबर सेलेक्ट करने के कितने होते? 30c2. नहीं? और बताओ. बस पता नहीं मेरे को. 15 इंटू कितना? 15 13 29 बाय 2. ये कटता 15 बाय 29. तो आंसर क्या दिया था मैंने? नहीं दिया था ना? हाँ बेटा. 25 देख लो बेटा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी x है, ए एंड बी 0.7 है, एंड द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 0 आएगी. तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 0. क्यों 0 होगी? क्योंकि ए और बी दोनों आपस में कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. बस. कौन फिफ्थ? क्यों? नहीं होगा तो इक्वली लिख लेंगे ना दोनों ना. हाँ तुम तो 10 ले लो बस शुरुआत के. इनफिनिट छोड़ो. इनफिनिट में क्यों लगे? बात तो बराबर तुमने कहा. चलो लो, बस बस ना. चल आगे. चलो शांत. क्या प्रोबेबिलिटी अभी नहीं आएगा यार. नहीं झेल पा रहे तुम लोग अभी. अभी के लिए बहुत है इतना. बाद में आगे 12th में कर लेंगे. अभी बेसिक बेसिक हुआ है, बाकी में 12th में देख लेंगे. चलो ठीक है. अगला चैप्टर सर्कल. ठीक है, काफी अच्छा चैप्टर है. बस बेटा आराम से. चलो तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स. लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स. बात नहीं बेटा. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. Locus of all those points which are equidistant from a fixed point, उनका जो लोकस आता है वो तुम्हारा क्या आता है? सर्कल आता है. ठीक है. इसमें स्ट्रेट लाइन के सारे कंसेप्ट यूज होंगे. तुम उम्मीद कर रहा हूं तुम लोग आते होंगे, है ना? चलो तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तो उसका लोकस तुम्हारा क्या आएगा? एक अपना सर्कल आएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, ठीक है ना, जैसे मान लो था लोकस ऑफ पॉइंट्स. लोकस ऑफ पॉइंट्स whose distance from origin, whose distance from origin is 3 units. मान लिया था locus of all these points whose distance from origin is कितना? 3 units. तो किसी भी क्वेश्चन में लोकस निकालने का तरीका क्या होता है? सिंपल सी बात है. जिस भी पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उसको हम लोग क्या मानेंगे बताओ? h, k. अब जो भी कंडीशन हो अप्लाई कर दो. कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? whose distance from origin is कितना? 3. तो इस वेरिएबल पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना करना है अपन को? 3.
तो h कॉमा k का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकाले बताओ? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये कितना करना है? 3। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 9। और एक बार हमें एच और के में रिलेशन मिल गया तो वही अपना लोकस होता है। एच को रिप्लेस कर दो किससे बताओ? एक्स से। के को रिप्लेस कर दो किससे बताओ? वाई से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 9। ये अपना लोकस आया। और हमें पता है ये पक्का किसकी इक्वेशन है? एक सर्कल की। कुछ तो बोलो, ठीक है ना? हमने यहां कुछ भी अलग नहीं किया, हमने सिंपली जो लोकस का लॉजिक होता है सिंपली वो अप्लाई किया। जिस भी पॉइंट का लोकस चाहिए उसको एच कॉमा के माना, जो भी कंडीशन दी थी वो अप्लाई किया, अपने आप जो भी इक्वेशन आनी होगी आ जाएगी। और हमें पता है जो भी इक्वेशन आएगी पक्का वो इक्वेशन किसकी होगी? एक सर्कल की होगी, है ना? इसमें स्ट्रेट लाइन का बहुत ज्यादा यूज नहीं होना, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजों का यूज होना है, सिंपल फॉर्मुलेस का यूज होना है। तो ये मत सोच के चलना कि मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये नहीं आता तो ये नहीं बनेगा। सीधा फॉर्मूले यूज होंगे स्ट्रेट लाइन के, जो होंगे मैं बता दूंगा, उसको रट लेना, ठीक है ना? बट ये नहीं कि सर मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो अब मैं सर्कल नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना? मैं पहले ही बता दे रहा हूं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो ये आया। तो इससे हमने देखा, बात नहीं करो, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर। तो ये वो सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन, और जिसका रेडियस क्या होगा तुम्हारा? आर। तो इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस कितना होगा तुम्हारा? आर होगा, ठीक है? ना कैसे निकाला हमने? चल, तो क्या तुम सोच सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 16। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर्कल बनेगा, सेंटर कहां होगा? ओरिजिन। रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? 4। कोई दिक्कत नहीं? चलो अब कुछ कुछ सवालों के जवाब दो। ध्यान दो इधर। इसका रेडियस अगर 4 है, ये ओरिजिन है, तो मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4,0, क्योंकि लेंथ 4 है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,4। इसका -4,0। इसका 0,-4। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू कांस्टेंट की x इक्वल टू कांस्टेंट? y इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका x कोऑर्डिनेट फिक्स है कि y कोऑर्डिनेट फिक्स है? इन सबका y कोऑर्डिनेट सेम आएगा ना। तो इस लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म की होगी? y इक्वल टू कांस्टेंट, और किस पॉइंट से पास कर रहा है? 0,4। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 4। इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? इस पॉइंट पर x इक्वल टू -4। आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? भाई सब सोच पाते हो ना? ये बहुत बेसिक चीज है ना।
आया पक्का? चलो और देखें। तो अब मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो यहां से 45 डिग्री, तो अगर मैं येलो कोऑर्डिनेट से तुमसे पूछता तो क्या हम इसके कोऑर्डिनेट बता पाएंगे? मुझे यहां से 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे जो पॉइंट होता, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, कैसे बताऊंगा? क्या क्या पैरामीटर यार? ये कितना होगा बताओ? 90। ये लेंथ तुम्हारा कितना था? 4। ये कितना होगा? 4 का कॉस, ये क्या होगा? 4 का साइन। तो 4 कॉस 45 डिग्री, 4 साइन 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। तो ये पॉइंट कितना है बताओ? 2√2 कॉमा कितना? 2√2। बस, बात नहीं। और बताओ, अगर यहां से 30 डिग्री पे कोई पॉइंट होता तो इसके कोऑर्डिनेट? ट्रिग्नोमेट्री तो लगा लो, पैरामीटर। जो चीज सीधी उंगली से हो रही है उसको सीधी से कर लो, फालतू में क्यों टेढ़ा कर रहे हो उसको? 30 डिग्री बताओ पॉइंट क्या आएगा? तो सिंपल सी बात है, बस ये कितना है? 4। तो 4 cos 30, 4 cos 30 मतलब 4√3/2। तो ये लेंथ कितना आएगा? 2√3। 4 sin 30 तो 4/2, तो ये लेंथ कितना आएगा? 2। ध्यान रखना लेंथ। अब प्लस की माइनस कॉमन सेंस, तो 2√3 पीछे और 2 नीचे, ठीक है ना? लेंथ हम सीधा ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, अब प्लस की माइनस हम कॉमन सेंस सोच लेंगे। पकाया? चलो, अब इतना कर ही दिया तो इस सेक्टर का एरिया बता दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आता है? एरिया ऑफ सेक्टर कितना आता है? कितना आता है? 1/2 r² थीटा। ध्यान देना, थीटा इन रेडियन। बात नहीं करो। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? हाफ r² थीटा, और जहां थीटा किसमें होता है? रेडियंस में। कहां से आता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कहां से आता था? हाँ, क्या? बस, बात नहीं। तो जरा सोचो, अगर कंप्लीट सर्कल है, बस यार, कंप्लीट सर्कल अगर है तो रेडियस कितना आएगा बताओ? सो एरिया कितना आएगा? πr²। मींस अगर पूरा जो सेक्टर है वो पूरा कंप्लीट 2π है, जो सेक्टर का जो एंगल है वो अगर कंप्लीट 2π है तो एरिया कितना आता है? πr²। अगर सेक्टर का जो थीटा है वो कितना है? आधा, तो एरिया कितना आता है? πr²/2। तो लीनियर वेरिएशन, तो पाई पे इतना एरिया आएगा, तो 1 पे कितना एरिया आएगा? 1 पर कितना एरिया आएगा? इतना। तो थीटा पे कितना एरिया आएगा? लीनियर वेरिएशन आता है नहीं आता? तो इतने में इतना, तो इसमें कितना? यूनिटी मेथड। अगर सोचो पूरा सर्कल अगर है तो सेक्टर का जो एंगल है वो क्या है? कंप्लीट 2π है। तो कंप्लीट अगर 2π वाला सेक्टर है तो एरिया कितना आता है? πr²। तो अगर तुम एंगल आधा करोगे तो एरिया आधा होगा। तो अगर एंगल 1 होता तो ये कितना आता? πr²/2π। तो थीटा होता तो कितना आता? इतना। यूनिटी मेथड आता है ना? चलो, इसका एरिया बता दो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बात नहीं बेटा,
कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, जो भी शेडेड रीजन होगा हमें ये एंगल चाहिए, हमें एंगल चाहिए ना। ये 45 है तो बच्चा ये भी कितना होगा? 45। ये कितना होगा? 90। और ये कितना होगा? 30। तो 90, 45 और 30 तो कितना? 75। तो 165। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 165 डिग्री। तो टोटल अगर 360 डिग्री अगर होता तो एरिया कितना आता? पाई इंटू आर का स्क्वायर। 1 डिग्री अगर होता तो कितना आता? पाई आर का स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर अपॉन कितना? 360। तो 165 डिग्री पर कितना आएगा? पाई इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन कितना? 360 इंटू कितना? 165। बोलो है ना? ठीक है ना? चलो 4 से काट दे, कितना आएगा? 1 4 कटता। बोलो 1 2 और काट दो। 45 कट रहा है कैसे? नहीं कट रहा ना। 5 काट दो बस बेटा। तो कितना आएगा? 66 पाई बाय 9 और कट रहेगा 22 पाई बाय 3। थोड़ा शांत जाओ पीछे, नहीं पढ़ने का मन तो बता दो आज, ऐसा है क्या? अभी सब निकल जाएगा फिर पछताओगे बाद में। ठीक है, तो समय एरिया सेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे? बड़ा ही सिंपल सा, जिस भी सेक्टर का तुम्हें एरिया निकालना है उसका थीटा इंक्लूडिंग निकालो। टोटल 2 पाई पे इतना, तो 1 पे कितना, तो थीटा पे कितना। अब चाहो तो तुम 2 पाई यूज करो चाहे 360 यूज करो, बात बराबर ही है। पक्का? आगे चलें। ठीक है, चलो तो ये एक सवाल होगा जो मैंने बहुतों से पूछा होगा। ठीक है, ये एक वेल है। ठीक है, ये लेंथ कितना है? 8 मीटर। ये कितना है? 6 मीटर। ठीक है, इस पूरी जगह पे क्या है? घास है। इस पूरी जगह पे कितने है? घास है। ठीक है, एक गाय बंधी है। ठीक है, 8 मीटर की रूप से। ठीक है, हाउ मच एरिया, हाउ मच एरिया विल काउ ग्रेस? क्या आगे? हाउ मच एरिया विल द काउ ग्रेस, ये पूछा गया है। समझ में? यहां पे खूंटे से गाय बांधी हमने 8 मीटर की रस्सी से, तो ये गाय टोटल कितना एरिया घास खा सकती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गाय को 8 मीटर मैक्सिमम इस साइड जितना, अगर बात करें गाय की, तो गाय सोचो मैक्सिमम 8 मीटर, तो सोचो यहां से घास खाना स्टार्ट कर सकती है। बोलो, और यहां से घास खाएगी तो 8 मीटर का एक सर्कल बनेगा। सोचो यहां से पूरे 8 तक ये पूरा हिस्सा वो घास में खाएगी। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पर सोचो यहां तक तो चलेगा। अब ये कितना है? 6 और रस्सी कितनी है? 8। तो बचा ये कितना? 2। अब यहां से रस्सी सोचो फिर तुम्हारा 2 मीटर रेडियस बनाएगा।
तो जो घास यहां से अगर रस्सी यहां जाएगी तो यहां अटक जाएगी ना, तो फिर जो रस्सी बचेगी 2 मीटर की बचेगी ना, तो फिर 2 मीटर का रेडियस बनेगा। मान लो तुम गाय हो, ठीक है ना, तो तुम यहां से यहां तक तो खा ली घास बढ़िया, यहां से यहां तक पूरा, बट जब तुम इधर को जाने लग गए तो रस्सी यहां फंस जाएगी ना, तो अब जो रस्सी बचेगी 2 मीटर की बचेगी। तो इसने कितना एरिया घास खाया, कैसे निकाले? तो जरा सोचो, अगर ये 8 है तो ये पूरा सेमी सर्कल और ये क्वार्टर सर्कल, और तो टोटल 8 मीटर की रस्सी अगर थी तो पाई इंटू 8 स्क्वायर, टोटल एरिया इतना होता। बट उस एरिया का सोचो वो 3/4 ही खा पा रहा है, उस एरिया का सोचो वो 3/4 ही खा पाएगा। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, प्लस कौन कितना एरिया बताओ? ये वाला क्वार्टर सर्कल, और जिसका रेडियस कितना है 2, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर वाला कितना? क्वार्टर सर्कल, इतना और खा लेगा। हाँ नहीं है? अपने आप को रख के देखो, तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, नहीं सोच पा रहे क्या इतना? चलो, बात नहीं बेटा, चला आगे। ये सच में आया नहीं है भाई? आ रहा नहीं आ रहा कुछ? चलो अपन दोबारा अपन आते हैं सर्कल पे। बस, तो सबसे पहले हमने देखा इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन, और रेडियस कितना होता है r, तो वो कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? r स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड फॉर्म ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर अल्फा कॉमा बीटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस कितना? r। तो ये वो सर्कल होगा जिसका सेंटर कितना है बताओ? अल्फा कॉमा बीटा, और इसका रेडियस तुम्हारा कितना आता है? r। ठीक है, इसको अगर प्रूव करना होता तो कैसे करते? क्या ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हो? सही बात है, आता सबको करना। ओरिजिन को 0,0 से अल्फा कॉमा बीटा पर अगर शिफ्ट करना है तो सिंपली रिप्लेस x बाय x माइनस अल्फा एंड y बाय y माइनस बीटा। या दूसरा तरीका होता लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, बात नहीं करो, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स जिसका अल्फा कॉमा बीटा से डिस्टेंस हमेशा कितना है? r। सोचो लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स जिसका अल्फा कॉमा बीटा से डिस्टेंस कितना है? r। कैसे लिखोगे? h माइनस अल्फा का कितना? होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का कितना? होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये तुम्हारा कितना हो जाए? r। तो लोकस कितना आएगा बताओ? h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? r स्क्वायर। या तो लोकस से भी कर सकते हो या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से भी कर सकते हो। शिफ्टिंग ओरिजिन पढ़ लिया ना, बेसिक सा चाहिए। शिफ्टिंग ओरिजिन में ज्यादा कुछ खास नहीं, बस x को अगर x माइनस अल्फा से रिप्लेस करते हैं, y को अगर y माइनस बीटा से रिप्लेस करते हैं, तो पूरा ग्राफ जो ओरिजिन में बनता था, जो पूरा ग्राफ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बनाते थे, अब सेम ग्राफ को तुम कहां शिफ्ट कर दोगे? अल्फा कॉमा बीटा पे। तो तुम्हें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में अभी बस इतना सिंपल सा आना चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में if x is replaced by x minus alpha and y is replaced by y minus का beta, whole graph shifts from
0,0 टू अल्फा कॉमा बीटा। बस इतना सिंपल सा तुम्हें याद रहना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल हमने ये वाला देख लिया। तो ये बताओ, क्या तुम इसकी मदद से अब मुझे इसका ग्राफ बता सकते हो क्या? y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा अभी तक शायद तुम लोगों ने ना पढ़ा हो, ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ में पढ़ा होगा भले ही, बट इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल सा हल बना सकते हो। कैसे करोगे? तो पहले सोचो, इससे मिलता जुलता तुम्हें कौन सा ग्राफ पता है? बिल्कुल, इससे मिलता जुलता जो तुम्हें ग्राफ पता होता है वो किसका पता होता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। सोचो, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से अगर तुम्हें इस इक्वेशन में पहुंचना है तो क्या करोगे? x को रिप्लेस करोगे किससे बताओ? x माइनस 2 से। x को रिप्लेस करोगे किससे? x माइनस 2 से। y को रिप्लेस करोगे किससे बताओ? y माइनस 3 से। और अगर x को x माइनस 2 से रिप्लेस किया, y को y माइनस 3 से रिप्लेस किया, तो जो चीजें ओरिजिन पे बन रही थी अब सेम चीजें शिफ्ट होके कहां पहुंच जाएंगी बताओ? 2,3 पर। तो जैसी चीजें तुम्हारी ओरिजिन पे थी सेम टू सेम चीजें तुम्हारी उठकर कहां पहुंच जाएंगी बताओ? 2,3 पर। और 2,3 पर तुम्हारा सिमिलर ग्राफ बन जाएगा। सुना? बेसिक शिफ्टिंग ओरिजिन का कंसेप्ट क्या है कि अगर तुम x को x माइनस अल्फा, y को y माइनस बीटा से रिप्लेस करते हो तो जो नई इक्वेशन निकल के आती है इसका ग्राफ बनाने के लिए सिंपली इस ग्राफ को अल्फा कॉमा बीटा पर शिफ्ट कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कई बार आगे यूज होगा। थोड़ा चला, बिल्कुल यहां ज्यादा गंदा तो नहीं हो रहा ना? आ रहा ना? तुमने नाम लिया शिफ्टिंग ओरिजिन, मैं नहीं बता रहा था। बस बात नहीं। तो ना एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, बात नहीं बेटा। फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस mod of y minus 4 equal to 2. Find area enclosed by this curve. ठीक है? कैसे अप्रोच करते? ग्राफ से। अब ग्राफ बनाने के लिए इसका ग्राफ में देखो, जब तक मॉड रहेगा हम उसका ग्राफ बना सकते हैं क्या? नहीं, तो अपन को मॉड हटाना पड़ेगा। अब मॉड हटाने के लिए जरा सोचो, यहां कितने केस बनेंगे? 4। एक बार x 3 से बड़ा या x 3 से छोटा, और y 4 से बड़ा या 4 से छोटा। समझ? 4 केस कौन से? x 3 से बड़ा y 4 से बड़ा, या x 3 से बड़ा y 4 से छोटा, या x 3 से छोटा y 4 से बड़ा, या x 3 से छोटा और y 4 से छोटा। तो 4 केस बनते। समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका, मान लो हम बात करते हैं मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 2 के। बोलो, मैं कह रहा हूं इसका ग्राफ जो भी होता, हमने नहीं बता, जो भी होता इसका ग्राफ अगर ये है तो मैं कह रहा हूं इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? वो 3,4 पर सेम होता। सोचो, इस ग्राफ से इस ग्राफ तक पहुंचने के लिए तुम क्या करते? x को रिप्लेस करते किससे? x माइनस 3 से। y को रिप्लेस करते y माइनस 4 से।
तो ऐसा करने से क्या होता, ग्राफ यहां से उठकर कहां को शिफ्ट हो जाता, 3,4 पे। होता नहीं होता? तो ये बताओ कि क्या अगर मैं इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या इसका एरिया बदल जाएगा? क्या एरिया तो सेम ही रहेगा। तो इसका एरिया निकालना कठिन है, लेकिन सोचो इसका एरिया सोचना आसान है। ये 2 बार आ चुका है क्विज दोबारा, बताया मैंने। तो इसका एरिया निकालने की बजाय क्यों ना इसका एरिया निकालने पर फोकस किया जाए, बोलो। तो नया क्वेश्चन क्या बन गया कि अब हमें इसका एरिया इनक्लोज फाइंड आउट करना है। अब इसका भी एरिया इनक्लोज फाइंड आउट करने के लिए हमें मॉड को हटाना पड़ेगा, और इस बार केसेस लगभग आसान है। या तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट हो, फर्स्ट केस 1 एक्स और वाई, एक्स भी कैसा हो पॉजिटिव और वाई भी कैसा हो पॉजिटिव। तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो दोनों जगह से मैं मॉड सीधा हटा सकता हूं क्या, बोलो। नहीं आ रहा क्या? तो क्या हम इसका ग्राफ बनाना जानते हैं? क्या हम x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना जानते हैं क्या? x इंटरसेप्ट कितना 2, y इंटरसेप्ट भी कितना 2, तो इसका ग्राफ कायदे से ऐसा बनता। बट क्या हमें इसका कंप्लीट ग्राफ चाहिए क्या? क्या हमें इसका कंप्लीट ग्राफ चाहिए क्या? हमें इसका कौन सा हिस्सा चाहिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं। तो हमें सोचो इस ग्राफ का सिर्फ वो हिस्सा चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें दिख रहा हो। पहला केस आया जब x भी कैसा था पॉजिटिव, y भी कैसा था पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों जगह से मॉड हमने सीधा हटा दिया, तो ग्राफ ये बना। बट क्या ये ग्राफ हमें पूरा लेना था क्या? नहीं, हमें इसका सिर्फ वो हिस्सा लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा हो। सेकंड केस तुम बताओ क्या बनाए, x क्या होगा नेगेटिव और y कैसा होगा पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। अब बताओ x अगर नेगेटिव है तो इसका मॉड कैसे हटाऊं, मॉड हटा दो विद एन एक्स्ट्रा नेगेटिव। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखो x खुद कैसा है नेगेटिव, तो एक और नेगेटिव देना पड़ेगा तब जाके पॉजिटिव बनेगा ना, क्योंकि ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, इसको भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। और y का मॉड सीधा हट जाएगा, बोलो। तो ग्राफ किसका बनेगा, इसका। क्या हम इसका ग्राफ बनाना जानते हैं क्या? x इंटरसेप्ट y को 0 पुट करो तो x इंटरसेप्ट कितना आएगा -2, y इंटरसेप्ट x को 0 पुट करो तो y इंटरसेप्ट कितना आएगा +2। तो ग्राफ कैसा आएगा? क्या हमें पूरा ग्राफ चाहिए क्या? हमें कौन सा चाहिए? शायद समझ में आ गया होगा, पूरा करूं क्या? आ गया ना? सेम थर्ड केस, सेम फोर्थ केस। ये क्या बन गया, स्क्वायर बना कि रोमबस बना? स्क्वायर ही क्यों बना? स्क्वायर है कि रोमबस है? स्क्वायर है, क्यों? बिल्कुल, इस लाइन का स्लोप सोचो कितना है -1, इस लाइन का स्लोप कितना है +1, तो ये पक्का कितना होगा 90। तो ये तुम्हारा क्या बन गया अपना स्क्वायर, और स्क्वायर बन गया जिसमें ये लेंथ 2 है, ये लेंथ कितना है 2, तो ये लेंथ तुम्हारे कितना है बताओ 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर, तो एरिया तुम्हारे कितना आएगा 8। समझ, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का सिंपल सा एग्जांपल समझ ना, कि अगर तुम डायरेक्टली इसमें केसेस बनाने जाते तो बहुत गंदा बनता, बट इसमें केसेस बनाना बड़ा आसान था। नहीं आ रहा? चला आगे, सब ले गया, बोलो। तो हमने अभी दो चीजें सीखी, एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² + y² = r², जिसका सेंटर कितना होता है 0 0, रेडियस कितना होता है r। और दूसरा सर्कल अगर उसका सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस r है तो कितना आएगा x - α² + y - β² = r²। तो एक सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है,
तो एक सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक उसका सेंटर और एक उसका रेडियस। अगर तुम्हें उसका सेंटर और उसका रेडियस पता हो तो तुम किसी भी सर्कल की इक्वेशन को लिख सकते हो। इसे मारा। चलो क्वेश्चन देखना। राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, पहला विद सेंटर -3,4 एंड रेडियस 4 यूनिट्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -3,4 एंड रेडियस कितना 4। बताओ क्या लिखूं। तो सर्कल की इक्वेशन विद सेंटर अल्फा कॉमा बीटा क्या होता था, क्या होता था? सर्कल विद सेंटर अल्फा कॉमा बीटा क्या होता था? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बताओ विद सेंटर -3,4 इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखो बताओ? x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर तो कितना आएगा बताओ 16। इकट्ठे लग रहा है क्या? पक्का ना? ठीक है, इक्वेशन तो देखो कोई भी लिख लेगा। बताना ये जो सर्कल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा? ये जो सर्कल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, उसके लिए तुम्हें सर्कल को प्लॉट करना आना चाहिए। तो सर्कल का सेंटर कितना बताओ? -3,4 -3,4। तो ये लेंथ कितना बताओ? 3। ये लेंथ कितना बताओ? 4। मानते हो? और इसका रेडियस कितना बताओ? 4। तो अगर सर्कल का सेंटर यहां है और इसका रेडियस अगर 4 है तो क्या ये किसी एक्सिस को टच कर रहा है क्या? क्या ये सर्कल किसी एक्सिस को टच करेगा क्या? सोचो, इसका रेडियस 4 ही है ना, और ये लेंथ भी कितना है 4, और ये लेंथ कितना है 3। तो इस वाले एक्सिस को सर्कल कट करेगा कि टच करेगा कि बिना छुए निकल जाएगा? कट करेगा ना। क्यों? क्योंकि ये लेंथ सोचो कितना है तुम्हारा 3 है। तो सर्कल जब मैं बनाऊंगा सोचो कैसा बनेगा? समझ में आया? प्लॉट करना आना चाहिए। तो मैंने क्या किया? -3,4 सेंटर यहां होता, ये लेंथ 3, ये लेंथ 4, रेडियस कितना है इसका 4। तो इस एक्सिस को टच कर रहा होगा और y एक्सिस को पक्का कट करता हुआ जा रहा होगा। नहीं आ रहा? ये प्लॉटिंग करने आ रहे हैं? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? आगे चले? ठीक है, बस तुम्हें इक्वेशन सर्कल लिखना आना चाहिए। चलो अगले लिखते हैं। राइट इक्वेशन सर्कल विथ सेंटर एट 1, -2 एंड टचिंग द लाइन 3x माइनस का 2y इक्वल टू 4। बात नहीं करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर दे रखा है 1, -2 और वो जो सर्कल है वो इस गिवन लाइन को टच कर रहा है। तो हमें उस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। सोचो क्या करेंगे? देखो, तुम्हें बहुत सारी चीजें ध्यान देना दिख जाएंगी अगर तुम एक रफ फिगर सा बना लो। एक रफ फिगर बनाओ। रफ फिगर क्या कह रहा है? एक सर्कल है, इसका सेंटर कितना बताओ? 1, -2 और वो इस लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, जिसकी इक्वेशन कितनी है बताओ? 3x - 2y इक्वल टू 4। तो हमें लिखना क्या है? सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है?
सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक सेंटर और एक रेडियस। सेंटर तो देखो दे रखा है, तो बस हमें क्या निकालना बाकी है, रेडियस। रेडियस सोचो कहां से निकालोगे, तो सोचो अगर ये लाइन इस सर्कल को यहां टच कर रहा है तो इस पॉइंट का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही तो रेडियस होगा ना। और पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना आता है क्या, 1 माइनस 2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कितना 3x माइनस का 2y इक्वल टू कितना 4। तो 1 माइनस 2 छाप दें, 1 माइनस 2 7 7 माइनस 4 3 अपॉन रूट 13। बोलो है ना। और यही सोचो तुम्हारा क्या होगा, रेडियस होगा। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस आता है ना भाई, पता नहीं क्या। तो इक्वेशन लिख सकते हैं अब, सेंटर पता है, सेंटर कितना बताओ 1 माइनस 2, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का कितना होल स्क्वायर इक्वल रेडियस। और रेडियस कितना आएगा बताओ 9/13, मतलब r का स्क्वायर कितना आएगा 9/13। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, 1 को माइनस 2 इसमें छाप दो, 1 को माइनस 2 इसमें छापो, तो 3 इंटू 1 3, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, 4 और 3 7, 7 माइनस 4 3। फॉर्मूला आता नहीं आता, फिर से पूछ रहा हूं। अल्फा कॉमा बस बेटा, अल्फा कॉमा बीटा का ax प्लस बी वाई प्लस सी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखते थे बताओ, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात नहीं करो, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर नहीं आता तो इसको रट लो, ठीक है ना, क्वेश्चन बनने दो, ठीक है। थोड़ा बताया समझ में आ रहा है। मींस बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए, एक सेंटर और एक उसका रेडियस। अब इन्हीं दोनों इंफॉर्मेशन को वो घुमा घुमा के तुम्हें देगा और तुम्हें बस सोचना है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। समझ में आ रहा है। अगला देखें, चलो अगले में दिमाग लगा रहा, फाइंड इक्वेशन ऑफ mirror image, find equation of mirror image of circle x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 with respect to line x minus y इक्वल टू 4। बात नहीं, ठीक है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा एक रफ सा फिगर बनाने की कोशिश करो, तुम्हें चीजें दिख जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मिरर इमेज ऑफ दिस सर्कल विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। मींस एक सर्कल है, एक लाइन है, हमें इस सर्कल का मिरर इमेज निकालना है। तो इस सर्कल का मिरर इमेज क्या सोच पा रहे हो, ये आएगा। तो क्या हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, तो इस सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें इस सर्कल का क्या चाहिए होगा, सेंटर, और इस सर्कल का क्या चाहिए होगा, रेडियस। क्या हमें इस वाले सर्कल का रेडियस पता है क्या, जो इसका रेडियस होगा वही इसका होगा, मान के चलना, इतना कॉमन सेंस तो तुम्हें है। और सेंटर के लिए इतना नहीं सोच पा रहे यार, इसका सेंटर कितना है 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 का मिरर इमेज ले लो अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन। अब काम है किसका, स्ट्रेट लाइन का। क्या हमें मिरर इमेज निकालना आता है किसी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में, बोलो क्या फॉर्मूला होता था, h माइनस 3 बाय 1 k प्लस 1 बाय माइनस 1 माइनस का 2 याद है ना, तुमने शायद यहां 2 पढ़ा होगा, एक ही बात है। 3 माइनस 1 3 माइनस 1 3 और माइनस 1 4 4 माइनस 4 0। इस पर लाइक कर रहा है क्या,
ये इस लाइन पे लैग कर गया शायद से, इसको 5 कर लो, 5 कर लो, अपनी है। 3 का माइनस 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से देखो कितना आ गया +1। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 और 3 कितना 4। k की वैल्यू कितनी आ गई -1 और -1 माइनस का 2। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे इमेज का फॉर्मूला तुमको आता होगा, नहीं आता तो आज घर पे जाके याद कर लेना। तो हमें नए वाले सर्कल का सेंटर भी मिल गया और रेडियस जो इसका था वो इसका होगा। तो नए सर्कल की इक्वेशन क्या लिखूं बताओ, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 9। हाँ गड़बड़ कर दी मैंने, सही तो है। -1 और -2 जुड़ेंगे दोनों। बात नहीं बेटा, आया पक्का, कुछ तो बोलो यार। तो सबसे पहला फिगर बनाओ, भले एक छोटा सा रफ सा फिगर बनाओ, बट बनाओ, उससे तुम्हें चीजें दिख जाएंगी। देखो फिगर बनाया तभी हमें दिख रहा है ना कि भाई इसका मिरर इमेज इसके पार्ट ले लो और रेडियस दोनों का सेम होना ही होना है। तो तुम फिगर बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें करना क्या है। समझ में आ रहा है? बोलो और देखें और थोड़ा दिमाग चलाओ, आगे चले। अगला दिमाग लगा, सेम क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, बात नहीं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y axis side, टचिंग y axis side 0,5 बस एंड टचिंग y axis at 0,5 एंड रेडियस 3। चलो इक्वेशन सर्कल टचिंग y axis at 0,5 एंड रेडियस कितना होना चाहिए 3। तो तुम तो बस इतना मुझे बताओ इस क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे, इस क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे। एक रफ फिगर बनाओ, तुम्हें दिखेगा एक सर्कल जो y एक्सिस को 0,5 पे टच कर रहा है और जिसका रेडियस 3 है। रफ फिगर बनाओ, कितने होंगे? सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर y एक्सिस को 0,5 पे टच करना है और रेडियस कितना होना चाहिए 3, तो दो पॉसिबिलिटी है ना, इस साइड को भी और इस साइड को, दो पॉसिबिलिटी आएंगी। नहीं आया। अब देखो रेडियस तो हमें पता ही है, क्या मैं इस वाले सर्कल का सेंटर निकाल सकता हूं क्या? रेडियस कितना है 3, तो सोचो यहां से कितना आना पड़ेगा 3 और इसका y कोऑर्डिनेट कितना था 5, तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आएंगे बताओ 3,5 और सेम 3 पीछे जाओगे तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आएंगे बताओ -3,5। तो सर्कल का सेंटर या तो +3 होगा या तो क्या होगा -3 होगा। तो क्या मैं दोनों सर्कल की इक्वेशन को डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? सोचो, या तो सर्कल का x सेंटर का x कोऑर्डिनेट या तो प्लस का 3 होता है या तो माइनस का 3 होता, ये तो सेम ही रहेगा ना। भाई वो आ रहा है नहीं आ रहा यार? पक्का या? चले आगे, आगे चले। अगला बताओ, थोड़ा बताया। अगला सोचना, पार्टिकुलर सर्कल
with center on x-axis and touching y-axis and touching y-axis and passing through 3,4. बात कम करो, ठीक है। Perpendicular circle with center on x-axis, touching y-axis and passing through 3,4. तो फिगर बनाओगे तो तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। एक सर्कल जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस को टच करे और 3,4 से पास करे। फिगर बन पाया? बस फिगर सोच लो, फिगर आया कि नहीं आया? फिगर कैसे बना? एक सर्कल है जिसका सेंटर कहां है? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस को टच करना है, तो सोचो कुछ ऐसे ही तो होगा। और किस पॉइंट से पास कराना है इसको? 3,4 से। अब ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ना तो अब यहां पे हमें सेंटर पता है, ना तो हमें यहां पर क्या पता है? रेडियस। क्या हमें यहां सेंटर पता है? क्या रेडियस पता है? क्या नहीं। अब कैसे अप्रोच करें बताओ? तो जहां हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्यों ना वहां पर हमें एक वेरिएबल मान ले। बोलो, क्या हो गया? ध्यान क्या है तुम्हारा? हाँ, मेरी बातें अच्छी लग रही तुम्हें? हाँ, नहीं लग रही ना? आवाज में मिठास कम है क्या? बताओ, नहीं सुनोगे मेरी बात? चलो बढ़िया है। चलो तो क्यों ना हम एक वेरिएबल मान ले। वेरिएबल क्या मानू? मुझे एक वेरिएबल मानना है, क्या मानू? बिल्कुल, इसका क्यों ना सेंटर हमें नहीं पता तो उसको मान लेते हैं कि होता कितना? अल्फा कॉमा 0 मान ले। तो बताओ, क्या हमें सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए एक वेरिएबल काफी है कि एक और वेरिएबल मानना पड़ेगा? क्या एक वेरिएबल काफी है कि एक और वेरिएबल मानना पड़ेगा? देखो, सेंटर तो मिल गया अल्फा कॉमा 0। क्या रेडियस में पता है? क्या रेडियस में पता है? सोचो, अगर ये लेंथ अल्फा कॉमा अगर 0 है तो जरा सोचो, ये लेंथ अल्फा ही तो होगा ना। तो क्या मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूं क्या अल्फा के टर्म में? नहीं आया? कुछ तो बोलो। तो अभी तक हमने एक कंडीशन का यूज अभी भी नहीं किया। कौन सी कंडीशन का? ये सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3,4 से। तो अगर 3,4 इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो क्या होगा? ये इसको क्या करेगा? सेट से करेगा। तो 3,4 इसमें छाप दे, बोलो। तो 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस कर कितना? 6 अल्फा प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, 25। तो अल्फा इक्वल टू 25/6। हाँ, दिमाग लगाओ। और कहां करेगा? सोचो जरा। ये चला तो सर्कल की इक्वेशन आ गई। भाई कुछ आ रहा नहीं आ रहा यार। तो x माइनस 25/6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 25/6 का होल स्क्वायर। समझ में आया? देखो, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो हमने क्या किया? एक वेरिएबल मान लिया। और अच्छी बात क्या हुई कि एक ही वेरिएबल से काम चल गया। एक ही वेरिएबल से सेंटर भी डिफाइंड हो गया और रेडियस भी डिफाइंड हो गया।
समझ गया ना? समझना, अगर तुम एक और वेरिएबल मान लेते आर तो तुम फिर फंस जाते, क्योंकि तुम्हारे पास इक्वेशन तो एक ही होती बट वेरिएबल कितने आते? दो। तो कोशिश करो कम से कम वेरिएबल में चीजों को निपटा लो, क्योंकि जितने कम वेरिएबल होंगे उतनी कम इक्वेशन की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। नहीं आया? कुछ तो बोलो। 3,4 सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है ना, कोई भी पॉइंट अगर किसी भी कर्व के ऊपर लाई करता है तो वो पॉइंट उस कर्व को सेट करता है। सेट करना मतलब वो पॉइंट उसमें अगर छापोगे तो LHS विल बी इक्वल टू RHS। थोड़ा बताया, बोलो यार। और देखें, और देखें, चलो अगला था परपेंडिकुलर सर्कल, काफी अच्छा क्वेश्चन है। टचिंग both the coordinate axes, touching both the coordinate axes and passing through 3,5. Perpendicular circle touching both the coordinate axes and passing through 3,5. सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को फील किया करो तो तुम्हें बहुत सारे जवाब वैसे मिल जाएंगे। पहला सवाल ये होगा कि इस क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है ना? थोड़ा टाइम पहले 1 मिनट क्वेश्चन को सोचने में दिया करो कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है तो इसके कितने आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। क्या लगता है? 1, 2 किसने बोला? हाँ, किसने? चलो कितने होंगे? चलो सबसे पहले एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करो। शांत, एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करो। तो एक ऐसा सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा हो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता नहीं बनता? और किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3,5। बात नहीं बेटा, जैसी दिक्कत हमें पिछले क्वेश्चन में आई थी सेम दिक्कत यहां आ रही है। ना हमें सेंटर पता है ना तो हमें रेडियस पता है, कुछ नहीं पता, तो क्यों ना हम वेरिएबल की तरफ मूव करें। तो हमें एक वेरिएबल मानना है, 1 या 2 जितने तुम्हारी मर्जी है, कम से कम मानोगे तो उतना अच्छा है। तो किस चीज को वेरिएबल मानो? पिछली बार तो सोचो सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर था तो अल्फा कॉमा 0 से काम चल गया था, बट इस बार तो सेंटर क्या मानोगे वेरिएबल में? इस बार सेंटर क्या मानोगे? अल्फा कॉमा बीटा? नहीं, तो क्या मानोगे? अल्फा कॉमा, यहां पे एक छोटी सी जुगाड़ है। सोचो ये लेंथ कितना होगा? रेडियस। ये लेंथ भी क्या होगा? रेडियस। सोचो ये लेंथ भी रेडियस है, ये लेंथ भी रेडियस है, तो आर आर, एक्स में आर, वाई में आर, आर को हमारी तो आएगा। और ये सोचो तुम्हें तभी दिखता अगर तुम इसका फिगर बनाओगे, वो भी अच्छा। समझ ना? तो क्या हम इसकी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हैं क्या? सोचो सिर्फ आर के टर्म में इसकी इक्वेशन लिख पा रहे ना? भाई लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे? समझ गए ना? बच्चे ही पहला स्टेप नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते? शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तुमसे अच्छा किसको पता होगा। अब क्या करोगे? अब ये सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3,5 से, तो 3,5 यहां पे छाप दें, तो 3 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस आर का कितना? होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर। बोलो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है बताओ?
2r², माइनस का कितना, छोड़ो, r का स्क्वायर माइनस का 6r प्लस का कितना 9, यहां से कितना आएगा r² माइनस का कितना बताओ 10r प्लस का कितना 25 इक्वल टू कितना बताओ r², एक r² से एक r² निपटता, बोलो, तो r का स्क्वायर माइनस का बताओ 16r और प्लस का कितना बताओ 34 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने के लिए कंप्लीटिंग दो स्क्वायर, याद है ये सब, तो 64 माइनस का कितना 34, तो r की वैल्यूज क्या क्या बताओ, 8 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 30, तो r की दो वैल्यू आई, एक 8 माइनस का रूट 30 और एक 8 प्लस का रूट 30। तो इसमें से हमारा वाला आंसर कौन सा वाला है, इसमें हमारा वाला आंसर कौन सा वाला है, और जो नहीं है वो क्यों नहीं है, एट माइनस रूट 30 अपना वाला आंसर होगा, ऐसा क्यों, हाँ क्या 5 क्या है ये, 5 से बड़ा नहीं होगा, 5 से बड़ा नहीं होगा, बच्चा कह रहा है कि 5 से बड़ा रेडियस नहीं हो सकता, इसलिए 8 माइनस का रूट 30 होगा। कितने लोग एग्री करते हैं, सबका ही जवाब है क्या, क्या 5 से बड़ा रेडियस हो सकता है कि नहीं हो सकता, हर बार जो चीज सामने होती है वो सच नहीं होती। और सोचो, एक सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे और इस पॉइंट से पास करे, अब सोचो दोनों हो सकते हैं, तो तुम्हारा आंसर करें 2 होगा, बिल्कुल सही कहा, वो सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे और इस पॉइंट से पास करे, बिल्कुल एक ऐसा होगा। और एक सोचो होता समझ में आया, नहीं आया, इस क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे, 2 आंसर होंगे, नहीं चला, बोलो सो, क्या हो गया, नहीं आया क्या, देखो मैथ्स ने तो सच ही बोला ना, देखो अगर इसको तुम्हें डिस्कार्ड करना है तो कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए, तो वैलिड रीजन नहीं है तो उल्टा सोचो कि भाई ये आंसर क्यों आया, हो सकता है ये भी आंसर हो, यही क्यों मान के चलो कि आंसर नहीं होगा, नहीं समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया हमने, आया पक्का, छाप लिया, बस बात नहीं बेटा, छाप लेना, हटा दूं, पक्का ना, अगले देखें, चलो बात नहीं, कनेक्शन सर्कल touching 3x minus 4y equal to n 8y minus 6 equal to minus 5,
and whose center lies on चलो find equation of circle touching these two lines and whose center is lying on this line. तो एक सर्कल जो इन दो लाइंस को टच कर रहा हो और जिसका सेंटर थर्ड लाइन पे लाई कर रहा हो, क्या करोगे? कुछ डेटा अच्छा दिया है क्या? पहले वो देखा डेटा अच्छा दिया है। डेटा में क्या अच्छी बात दी है? ये दोनों लाइंस हमारी कैसी हैं? पैरेलल। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए। अगर ये नहीं दिख रहा तो बात तो वही खत्म। समझ में? दो लाइंस कैसे हैं? पैरेलल। तो दो पैरेलल लाइंस को टच करे और जिसका सेंटर इस थर्ड लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। तो रफली सोच पा रहे हो ग्राफ कैसा होगा, मतलब फोटो कैसे बनेगी सर्कल की? तो एक ऐसा सर्कल जो इन दोनों को टच करे और जिसका सेंटर इस लाइन पर लाई करे, कुछ ऐसे रहा होगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। इस केस में आसान चीज है इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना। क्या हम इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ, इस सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे? दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। क्या हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना आता है क्या? क्या लिखूं बताओ? C1 माइनस C2। तो क्या लिखूं? बोलो बोलो, क्या लिखूं? 2 प्लस 5 की माइनस 5, 2 प्लस 5 की माइनस 5। समझ आ रहा है? तो अगर तुम सीधा 2 प्लस 5 लिखोगे तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 3x माइनस 4y है, तो यहां भी पहले तुम्हें 3x माइनस 4y बनाना पड़ेगा। तो पहले यहां क्या देना पड़ेगा? 2y से डिवाइड। तो 2y से डिवाइड दे दे तो क्या बनता? सॉरी, 2 से डिवाइड दे दो तो 4y माइनस का कितना? 3x इक्वल टू कितना? माइनस 5/2। तो 3x माइनस का 4y, बात कम करो बेटा, ये आएगा। तो एक लाइन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 5/2 और एक लाइन है 3x माइनस का 4y, बात नहीं। ठीक है, तो हमें इन दोनों लाइंस के बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस। कैसे निकालूं? C1 माइनस का C2। तो C1 माइनस का C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कितना है बताओ? 1/10। तो ये तुम्हारा क्या आएगा? सर्कल का रेडियस की डायमीटर क्या आएगा? क्या आएगा? सर्कल का डायमीटर आ गया। चलो भाई शांत। सेंटर कैसे निकालोगे? सेंटर कैसे निकालोगे? रेडियस तुमने निकाल लिया, सेंटर कैसे निकाले? दोनों लाइन से किसका? कौन? हाँ होगा तो करूं क्या? हाँ बिल्कुल सही है। तो एक ऑप्शन ये होता। अब अंदर सेंटर निकालने के कई तरीके हैं। देखो, पहला तरीका जो बच्चा कह रहा है मैं वही बताता हूं। क्यों ना इस लाइन के ऊपर हम एक वेरिएबल पॉइंट मान ले। इस लाइन के ऊपर क्यों ना हम एक वेरिएबल पॉइंट मान ले। तो किसी भी लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट मानने का तरीका क्या होता है? एक्स को ले लो अल्फा, तो वाई कितना आएगा? 3 माइनस का अल्फा। बोला है ना? अब इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा आएगा? सेम।
तो अल्फा कॉमा 3 माइनस अल्फा का पहली वाली लाइन कौन सी बताओ? 3x माइनस 4 बाय इक्वल टू 2। और दूसरी लाइन कौन सी बताओ? 3x माइनस का 4 बाय इक्वल टू 5 बाय 2। तो अल्फा कॉमा 3 माइनस अल्फा का इस लाइन से डिस्टेंस कितना था? 3 अल्फा। ध्यान देना, मॉड लगाना मत भूलना। और इस पॉइंट का इस वाली लाइन से डिस्टेंस कितना था? बोलो दोस्तों, आ रहा है नहीं आ रहा भाई? अब देखते हैं क्या होता है। तो 3 अल्फा और 4 अल्फा कितना है बताओ? 7 अल्फा माइनस 12 माइनस 2 माइनस का 14 बाय 5। और यहां से कितना बताओ? 7 अल्फा माइनस 12 माइनस 5 बाय 2 माइनस 12 और माइनस 5 बाय 2, तो माइनस का 14.5 बाय 5। 5 से 5 कटता। एक बार मॉड प्लस में खोलते, एक बार मॉड किस में खोलते? माइनस में। एक बार किस में खोलते? प्लस में। और एक बार मॉड को किस में खोलते? माइनस में। कुछ तो बोल दो। यहां से गौर करना, अल्फा से अल्फा कट जाता तो माइनस 14 इक्वल टू माइनस का 14.5। यहां से कोई सोल्यूशन नहीं आया। लेकिन इस वाले केस में यहां से कितना आता? 14 अल्फा। ये सेट जाता तो कितना आता? 28.5। तो अल्फा के लिए कितनी आती? 28.5 बाय 14। नहीं आया। 28.5 मतलब कितना? 57 बाय 5। तो 57 बाय 5, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 57 बाय कितना? 70। ये अल्फा आ गया। क्या? 57 बाय 2, सॉरी 57 बाय 2 होगा। इसे हमने अल्फा कैसे निकाला? मैंने मान लिया इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट होता अल्फा कॉमा 3 माइनस अल्फा, उसका इन दोनों से डिस्टेंस क्या कर दिया? बराबर। और अगर तुम मॉड लगाना भूल गए तो तुम्हारा आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। सर हमारा मॉड लगाना क्यों जरूरी है? अगर तुम मॉड नहीं लगाते तो सिर्फ ये वाला केस तो आता। थोड़ा बताया, पहला तरीका आया। बट मैं इसको एक दूसरे तरीके से करता। ले चला, ठीक ना? बड़ा ही अच्छा तरीका है, थोड़ा दिमाग लगेगा। मैं ध्यान देना, मैं क्या करता? ये दो लाइन है, 3x माइनस का 4 बाय इक्वल टू कितना? 2। और 3x माइनस का 4 बाय इक्वल टू कितना? 5 बाय 2। और सेंटर लाइन कर इस लाइन पे मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं डायरेक्टली। लिखने के बाद शायद तुम्हें समझ में आ जाए। 3x माइनस का 4 बाय 2 और 5 बाय 2 का एवरेज सोचो, पहले सोचो। ये लाइन पहले लूंगी तो इसकी शुरुआत के दो टर्म 3x माइनस 4 बाय हैं, तो इसका भी शुरुआत के दो टर्म 3x माइनस 4 बाय ही होंगे, तभी तो स्लोप बराबर होगा। अब इसका जो c होगा वो कुछ ऐसा होगा कि c माइनस 2 का मॉड विल बी इक्वल टू c माइनस 5 बाय 2 का मॉड। इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस और इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? सेम। तो c1 माइनस c2, तो c माइनस 2 का मॉड और c माइनस 5 बाय 2 का मॉड कैसा होना चाहिए? सेम। और ये तभी तो होगा जो c जो होगा वो इन दोनों का एवरेज हो जाए। नहीं आया होगा, नहीं लगा। और एक बार सोचो, हमें इसकी इक्वेशन अगर मिल गई तो इसकी इक्वेशन तो हमें पता ही था कितना था? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 3। तो दोनों को सॉल्व कर लें तो डायरेक्टली मेरे को सेंटर मिल जाएगा। बोलो, तो सॉल्व करने के लिए इसका 4 गुना करके ऐड कर दूं, तो 4 गुना करके ऐड करते y कटता, तो यहां से कितना आता? 7x। तो कितना आता? 12 प्लस का 9 बाय 4, तो 48। तो कितना आएगा? 57 बाय 4।
तो x इक्वल टू 57 बाय कितना 28, वही आ गया। नहीं आया, कुछ तो बोल यार। किसे? अच्छा हाँ, दो आएंगे, एक ऊपर वाला आएगा, एक नीचे वाला आएगा। ये अल्फा कॉमा 3 माइनस अल्फा इस वेरिएबल लाइन के ऊपर एक, इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है, और जिसका डिस्टेंस तुम इससे 1/20 कर दे या 1/2 कर दे, तो एक पॉइंट इधर को मिलता, एक पॉइंट इधर को मिलता। हाँ, फिर तुम्हें वाला पॉइंट ढूंढना पड़ता है, उसमें से कौन सा होगा जो दोनों के बीच में होगा। आया पक्का? तो बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? पक्का क्या? चलो, और कोई तरीका? और कोई तरीका? सोचो, ये लाइन, ये लाइन, क्या मैं ये कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं? पूछ रहा हूं, इन दोनों को सॉल्व कर लिए मिल जाएगा ना? क्या ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? सोचो, मिड पॉइंट होगा, सिमेट्रिक है, तो ये जो पॉइंट होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो होगा। होगा। सर मैं, और भी बहुत तरीके होंगे, है मतलब, छोड़ो, लेकिन इतना है। मतलब उसमें ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन जब सर्कल की करो तो थोड़ा रुक के सोचो, ठीक है ना? जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो बेस्ट तरीका है वो निकालने की कोशिश करो। फ्लो चला, चलो बाकी अपनी क्लास में करते हैं, ठीक ना? चलो, तुमको टेस्ट है ना अभी तो संडे को, तो टेस्ट के लिए पढ़ लो इधर, आया ना भाई थोड़ा बहुत तो।